हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अनुसूची की क्लास जो एसएससी के प्रत्येक एग्जाम्स में और नेट सेट के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं अनुसूची। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। तो शेड्यूल फर्स्ट में क्या कहा गया है? शेड्यूल फर्स्ट ये कहता है कि जो इंडिया है वो जो है संघ होगा। मतलब हिंदी में बोलें तो हम क्या होगा कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। तो पहली अनुसूची में बात की गई है कि इंडिया जो होगा वो एक फेडरल स्टेट होगा। इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। मतलब जो फर्स्ट अनुसूची हुई उसमें बात की गई है राज्य और संघ की। स्टेट एंड ड्यूटीज़ के बारे में जो है स्टेट के अंदर बताया गया है, शेड्यूल्ड फर्स्ट के अंदर बताया गया है। जैसे अब फ़िलहाल में 28 स्टेट हैं और 9 यूटीज़ बनाई गई हैं। जैसे पहले हमारे पास 8 यूटीज़ थी, अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 अनुसूची कर दिया, 2 यूटीज़ बना दी गई हैं। शेड्यूल 2 में क्या आता है? शेड्यूल 2 के अंदर जो है लिया गया है सैलरी को देखते हैं हम। जैसे सैलरी किसकी होगी? अब देखें तो कि सैलरी तो कह दिया कि ठीक है भाई सैलरी है, लेकिन सैलरी होगी किसकी? ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी होगी। उनकी सैलरी का वर्णन अनुसूची 2 में नहीं किया गया है। अनुसूची 2 में जो है वर्णन किया गया सैलरी ऑफ एमपीज़, है ना, जजेस और बाकी जो भी मतलब बड़े ऑफिशियल्स हैं जैसे एमएलएज वगैरह, तो इनकी सैलरी का जो है वो वर्णन शेड्यूल 2 में किया गया है। अब शेड्यूल 3 में जो है वो बात की गई है कि शेड्यूल 2 में तो ठीक है एमपी जो एमएलए हैं उनकी सैलरी की बात हो गई, लेकिन शेड्यूल 3 जो है वो कहते हैं कि भाई ओथ कैसे लेंगे। अब ये एमपी एमएलए तो बन गए, लेकिन क्या गारंटी है कि भाई ये अपना काम ढंग से करें या ना करें? तो ये ओथ के हिसाब से दिखाया जाता है कि भाई इन्होंने शपथ ग्रहण की है कैसे भी अपने जो पार्लियामेंट है उसके अंदर या फिर लेजिस्लेचर के अंदर कि भाई ठीक है हम अपनी जो है भारत के जो संविधान है उसके प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे और वो शपथ ग्रहण करते हैं। शेड्यूल 3 के अंदर जो आता है। शेड्यूल 4 जो है उसमें राज्यसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा में सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राज्यसभा। मतलब इसमें ये होता है कि राज्यसभा तो है, लेकिन राज्यसभा के अंदर जितनी सीटें हैं उनका वर्णन कैसे होगा वो सभी शेड्यूल 4 में बताया गया है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राज्यसभा। शेड्यूल 5 में अब हम बात करते हैं। जो शेड्यूल 5 है उसमें एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात जो है संविधान के अंदर कि एसटी और जो एससी है उसमें रिजर्वेशन कैसे दिया गया है, तो वो शेड्यूल 5 के अंदर दिखाया गया है एससी एसटी रिजर्वेशन को। शेड्यूल 6 में फिर ठीक है चलो कास्ट वगैरह या कैटेगरी वगैरह डिवाइड कर दी गई हैं शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 में फिर स्टेट का जो है उनको रिजर्व किया गया, स्टेट रिजर्व्ड है। स्टेट रिजर्व के अंदर 4 स्टेट आते हैं। जैसे आप उनको याद रख सकते हैं ATMM करके, जैसे 4 स्टेट आते हैं। तो ए से असम और टी से त्रिपुरा और एम से मिज़ोरम और मेघालय। तो ये जो 4 स्टेट हैं इनको रिजर्व किया गया है शेड्यूल 6 के अंदर। शेड्यूल 7 में क्या आता है? शेड्यूल 7 के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर बताया गया है कि कभी कैसा होता है कि जैसे इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम में, तो क्या हुआ था कि जो केंद्र सरकार थी वो हावी हो गई थी। तो शेड्यूल 7 में क्या होता है कि जो पावर है मतलब जो केंद्र सरकार है वो राज्यों पर हावी ना हो, इसलिए जो पावर है उनका सेपरेशन किया गया है कि भाई राज्यों को अलग से पावर दी जाए, स्टेट को और फिर सेंटर को अलग से पावर हो गई, और फिर जो यूटीज़ हैं उनके पास अलग से पावर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बताया गया है किसमें? शेड्यूल 7 में। इसके अंदर जो है 3 सूचियाँ दिखाई गई हैं, 3 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर। जैसे संघ सूची हो गई जिसको हम स्टेट शेड्यूल बोलते हैं, ओके। और फिर शेड्यूल एक यूनियन होती है, यूनियन जो केंद्र सरकार जिस पे कानून बनाती है।
थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट या शेड्यूल भी बोल सकते हैं। तो जो स्टेट शेड्यूल होती है उसमें केवल स्टेट जो है, जैसे हरियाणा सरकार है या फिर मिज़ोरम सरकार है या मेघालय सरकार है, तो वो जो है स्टेट के अंदर अपने सरकार, स्टेट की जो सरकार है वो स्टेट के हिसाब से कानून बनाएगी। उसमें जो है यूनियन सरकार जो होगी या जो केंद्रीय सरकार होगी वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यूनियन जो शेड्यूल है उसके अंदर क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है वही केंद्र के लिए कानून बनाएगी, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जो स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है उनके विषय भी अलग अलग हैं। और कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि जो स्टेट है वो भी कानून बना सकता है और जो यूनियन है वो भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर इन दोनों का टकराव हो जाए कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसमें स्टेट भी कानून बना दे और यूनियन भी कानून बना दे, तो बात ये होगी कि कौन सा जो है कानून लागू रहेगा। तो फिर ये होता है कि भाई केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है, तो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वो इसमें लागू रखा जाएगा। इसी प्रकार से फिर शेड्यूल 8 को देखते हैं हम। जो शेड्यूल 8 है उसमें 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है, 22 लैंग्वेज। शेड्यूल 9 जो है उसमें लैंड एक्विजिशन की बात की गई है। वैसे मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ उस टाइम पे केवल 8 ही अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में ऐड की गई थी। जो 9th शेड्यूल है वो 51st जब फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुई थी तब ये लागू किया गया था 1951 में, क्योंकि उस टाइम पे जब बंटवारा हो रहा था 1947 के बाद में, जब इंडिया और पाक अलग अलग हुए, तो बेरुबारी संघ जो है मामला उठा था कि भाई जो लैंड है उसका बंटवारा कैसे होगा, तो उसके लेकर जो है 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। शेड्यूल 10 जो आती है उसमें बात की गई है शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि भाई जैसे पार्टी हैं, एंटी डिफेक्शन के बारे में बात की गई है। जैसे पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। अब बीजेपी पार्टी क्या कर रही है काफ़ी सालों से कि भाई जैसे कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता है जिसको, जो लोकप्रिय नेता है जिसको लोग पसंद करते हैं, तो बीजेपी पार्टी क्या करती है, उसको पैसे देकर या जैसे भी उसको अपनी पार्टी में ले लेती है। तो फिर क्या होता है कि जो कांग्रेस की पार्टी है उसका ख़त्म हो जाता है जो वर्चस्व रहता है और वो बीजेपी पार्टी में आ जाता है। तो ये ना हो इस करके जो है शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। और शेड्यूल 11 जो आता है उसके अंदर ग्राम पंचायत जो है उनको रखा गया है, ग्राम पंचायत को। और शेड्यूल 12 के अंदर म्यूनिसिपलिटीज को रखा गया है। शेड्यूल 11 जो है 73rd अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था, और म्यूनिसिपलिटी जो है 74th अमेंडमेंट के तहत इसमें रखा गया है। तो ये 12 सूचियाँ भारतीय संविधान के अंदर रखी गई हैं। थैंक यू।